चले बढ़ते हैं आगे। अब आज के लिए अहम ट्रिगर्स क्या होंगे, क्वार्टर फोर नंबर्स भी आ रहे हैं, रिलायंस के नंबर्स भी आए थे, और दूसरे कौन से आज बड़े स्टॉक्स होते हैं जो आज एक्शन में रह सकते हैं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ जानवी बनी हुई है। जानवी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ट्रिगर्स और कौन से बड़े नंबर्स आए। रिलायंस थोड़ी हेवी लिफ्टिंग कर सकता है आज। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। एक तो वेलकम बैक, वी मिस्ड यू। अब अगर देखें तो नतीजों के हिसाब से वीकेंड्स ऑब्वियसली हैवी था क्योंकि निफ्टी के नतीजे आए थे। निफ्टी में से रिलायंस के नतीजे आए थे। नतीजे देखें तो अनुमान से काफ़ी बेहतर है। रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू में करीबन 9% की बढ़त है, 2.61 लाख करोड़ के पास कंपनी का रेवेन्यू इस तिमाही में आया है। एबिडा देखें तो एबिडा फ्लैट रहा है, लेकिन मुनाफे में भी करीबन 5% की बढ़त रही है। अगर जियो की बात करें तो आरपूस में करीबन 13% की बढ़त रही है, और Q4 FY25 यानी चौथी तिमाही में अगर देखें टोटल लगभग 61 लाख न्यू एडिशंस किए कंपनी ने। माफ़ कीजिएगा। रिलायंस रिटेल का अगर देखें तो रिलायंस रिटेल का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी मजबूत रहा है। नेट रेवेन्यू में देखें तो करीबन 16% की बढ़त रिलायंस रिटेल की रही है। मुनाफे में भी करीबन रिलायंस रिटेल के 30% की बढ़त रही है। तो रिलायंस रिटेल का ओवरऑल प्रदर्शन देखें तो काफ़ी मजबूत रहा है। एफएनओ की अगर बात करें तो आईजीएल के जो नतीजे थे वो कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। मुनाफा देखें तो अगर 22% से बढ़कर आया है, लेकिन जो अनुमान से कम वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मार्जिन्स में भी हल्का एक्सपांशन है, 10% के मार्जिन्स इस तिमाही में बढ़ के 12.5% पे आ चुके हैं, तो वहाँ पे एक नज़र रखनी है। एल&टी फाइनेंस के नतीजे की अगर बात करें तो नतीजे मिले जुले हैं। अगर देखा जाए तो ब्याज आय की बात करें तो करीबन 8.5% तक की बढ़त वहाँ पे आती हुई दिख रही है। 2150 करोड़ की बढ़त वहाँ पर है। एनआईएम्स की बात करें तो 9.14% की जो एनआईएम्स है इस तिमाही में घट के 8.5% पे आ चुके हैं, 8.1% पे, तो वहाँ पे एक कंट्रैक्शन निम्स का आया है। मुनाफे की बात करें तो वहाँ पे करीबन 15% की बढ़त है। मुनाफा लगभग 553 करोड़ से बढ़कर 636 करोड़ पे आ चुका है, तो वहाँ पर एक नज़र रखनी होगी। पुना वाला फिनकॉर्प की अगर बात करें तो नतीजे जो है वो कमज़ोर है, क्योंकि कंपनी का अगर मुनाफा देखें तो करीबन 80% से घटा है। अब इसके पीछे कुछ एडजस्टमेंट्स है, उन्होंने कुछ प्रोविजनिंग की है, एक्सेलेटेड प्रोविजन लगभग 666 करोड़ की, तो जिसके चलते मुनाफे पर असर पड़ा है। अगर एनआईआई की बात करें तो एनआईआई में करीबन 8.5% की बढ़त है। जीएनपीए एनएनपीए स्टेबल दिखाई दे रहे हैं कंपनी के इस तिमाही में। आरबीएल बैंक की बात करें तो आरबीएल बैंक के जो नतीजे हैं वो मिले जुले हैं। एनआईआई करीबन 2% घटा है। मुनाफे में भी करीबन 80% की 80% से घटा है, और इसके पीछे भी यही है कि कंपनी ने जो अपने प्रोविजंस है अपनी जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप पोर्टफोलियो के लिए वो बढ़ा दिए, जिसके चलते कंपनी का मुनाफे पे असर पड़ा है। प्रोविजंस अगर देखें तो 413 करोड़ से बढ़ के 785 करोड़ हो गए, जिसका सीधा सीधा असर हम मुनाफे पे देख रहे हैं। जीएनपीए अगर 2.9% से घट के क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 2.6% पे आया है। एनएनपीए भी 0.53% से घट के 0.2% पे आया है। तो अगर देख रहे तो एसेट क्वालिटी वहाँ पे सुधरी है। टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अगर नतीजों की बात करें तो लगातार कंपनी निराशाजनक नतीजे देती आ रही है। रेवेन्यू की में देखें तो करीबन 2.5% की गिरावट है। एबिट अगर देखें तो फ्लैट है। कंपनी का जो मार्जिन्स है वो 15.8% पे फ्लैट आते हुए दिखे, तो वहाँ पर एक नज़र है। जो कंपनी का अट्रीशन है वो बढ़ के आया है, 12.9% से बढ़ के 13.2% पे आया है। ओएफएसएस की बात करें तो यहाँ पे भी जो नतीजे हैं वो मिले जुले हैं। कंपनी की जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो तो फ्लैट है, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स कंपनी के 40.6% से बढ़ के 43.6% पे हुए हैं, तो वहाँ पे एक नज़र है। कंपनी का जो इबिट है उसमें 7% की बढ़त आई है। 697 करोड़ का जो इबिट है वो बढ़ के 748 करोड़ पे आया है, तो ऑपरेशनली बेटर परफॉर्मेंस वहाँ पे है। अगर अंत में देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इस पे एक नज़र रखनी होगी क्योंकि जो नतीजे हैं वो कमज़ोर है। एनआईआई करीबन 10% बढ़ के आया है कंपनी का, 10% की बढ़त वहाँ पे है। मुनाफे में देखें तो करीबन 58% की गिरावट आई है। प्रोविजंस हालांकि हम देख रहे हैं कि बढ़ के आए, क्योंकि जिसके चलते मुनाफे पे असर है। प्रोविजंस वाई देखें तो 722 करोड़ से बढ़ के 1450 करोड़ पे आए हैं, तो वहाँ पे रिटर्न डाउन इफेक्ट पैट में हम देख रहे हैं। जीएनपीए एनएनपीए देखें तो लगभग स्टेबल ही है, 1.87% पे इस क्वार्टर में कंपनी की एसेट क्वालिटी आई है, और एनएनपीए भी देखें तो 0.5 पे स्टेबल एनएनपीए दर्ज करती हुई दिखी है कंपनी। ऑल राइट, तो कई सारे नंबर्स आए हैं, मिक्स बैग सा दिख रहा है। लेकिन अब दूसरे बड़े स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं जिन पर आज न्यूज़ का एक इम्पैक्ट हो सकता है? बिल्कुल, न्यूज़ के हिसाब से भी काफ़ी हैवी डे है, क्योंकि काफ़ी खबरें आई है ओवर द वीकेंड और काफ़ी बड़ी खबरें आई है।
अब अगर ट्रिगर से शुरुआत करें तो निफ्टी से आज अल्ट्राटेक के नतीजे आएंगे, 1 बजे से 3 बजे के बीच आने का अनुमान लगाया जा रहा है। एफएनओ से देखें तो कई कंपनीज के नतीजे हैं, केपीआईटी टेक, अडानी ग्रीन एनर्जी, आईआरएफसी, पीएनबी हाउसिंग, टीवीएस मोटर्स, अडानी टोटल गैस और ओबेरॉय रियल्टी, ये भी एफएनओ से अपने जो नतीजे हैं वो पेश करेंगे। सेंट्रल बैंक पे एक नज़र रखनी होगी कि बोर्ड बैठक में ये FY26 के लिए फंड जुटाने पर विचार करेंगे, एफपीओ, क्यूआईपी, तो इन सब राइट्स इशू, इन सब माध्यमों से जुटाने पर एक विचार करते हुए दिखेंगे। एमएनएम के लिए एक खास नज़र रखूँगी क्योंकि एक बड़ी खबर, उन्होंने एक एक्विजिशन किया है जिसके चलते आज उनकी एक एनालिस्ट मीट है 9:30 बजे, तो उस पर एक नज़र होगी क्या कमेंट्री आती है मैनेजमेंट की। रिकॉर्ड डेट है लॉयड्स इंजीनियरिंग के राइट्स इशू की, जो राइट्स इशू है वो 15 मई से 30 मई के बीच खुला रहेगा और जो इशू प्राइस है वो 32 रुपीज़ का है, तो आज उसकी रिकॉर्ड डेट है। एक्स डेट है HCL टेक्नोलॉजीज़ की 18 रुपये की डिविडेंड की, तो वहाँ पर एक एडजस्टमेंट आता हुआ दिखेगा। इंडिया और फ्रांस के ऊपर एक नज़र रखूँगी, दोनों की एक बड़ी डिफेंस एग्रीमेंट डील साइन हो सकती है जिसपे 26 राफेल मराइन एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है इंडियन नेवी के लिए, तो उस पर एक विचार किया जा सकता है, तो इन स्टॉक्स पर एक भी नज़र रखनी होगी। प्राइमरी मार्केट पे आए तो काफ़ी टाइम बाद, इनफैक्ट फरवरी के बाद देखें तो पहला IPO आज खुल रहा है एथर एनर्जी का, तो वहाँ पर एक नज़र होगी। जो प्राइस बैंड है 304 से 321 का तय किया गया है और जो कुल इशू साइज़ है 2980 करोड़ का तय किया गया है। अब देखें तो दोनों में फ्रेश इशू और OFS का जो कंपोनेंट है वो भी रहेगा। अगर देखें तो कंपनी ने एंकर निवेशकों से 1340 करोड़ जुटा लिए हैं, तो वहाँ पर आज जो क्या अपडेट्स आते हैं अगले 3 दिन में, वो वहाँ पर एक नज़र रखनी होगी। खबरों की अगर बात करें तो SML ईजू M&M पे नज़र रखनी होगी कि बड़ा एक्विजिशन किया है, M&M कंट्रोलिंग स्टेक हासिल करेगा SML ईजू में, लगभग 58.9% हिस्सेदारी कंपनी 550 करोड़ पर खरीदती हुई दिखेगी। अब बाकी के जो होल्डिंग है उसके लिए 26% का जो ओपन ऑफर है वो ट्रिगर होगा, 1554.60 के भाव पे ये ओपन ऑफर ट्रिगर होता हुआ दिखेगा, जो अगर SML ईजू के अगर करंट भाव से देखें तो करीबन 13% के डिस्काउंट पे है, तो वहाँ पर एक नज़र होगी, कंपनी के लिए एक बड़ा एक्विजिशन है। ACC, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, चंबल फर्टिलाइजर्स, M&M फाइनेंशियल्स, टाटा कम्युनिकेशंस, इन सारे 5 स्टॉक्स पर एक नज़र रखनी होगी कि ये जो 5 स्टॉक्स है अप्रैल सीरीज से FNO से बाहर होंगे, तो यहाँ पर एक नज़र रखनी होगी। इंडस टावर के लिए एक अच्छी खबर है कि 30 अप्रैल को कंपनी बोर्ड बैठक पे नतीजों के साथ शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न देने हैं उसके ऊपर एक विचार करेगी। अब कंपनी या तो बायबैक या डिविडेंड या बोनस, इन सब से इन माध्यमों से जो शेयर होल्डर्स है उन्हें रिटर्न देती हुई दिखेगी। अडानी एंटरप्राइजेज भी बोर्ड बैठक में कंपनी नतीजों के साथ फंड जुटाने पर विचार करेगी। जाइडस लाइफ साइंसेस पे देखें तो उन्होंने एक फ्रांस की एक कंपनी है एम्पलीट्यूड सर्जिकल, उसका अधिग्रहण करेगी कंपनी, लगभग 85% हिस्सेदारी कंपनी 2380 करोड़ में खरीदेगी, तो Q3 FY26 के तब तक ये जो अधिग्रहण है वो पूरा हो जाएगा। कंपनी की जो पोजीशनिंग है बाहर के बाज़ारों में, ग्लोबल बाज़ारों में, वो मजबूत होगी, तो एक पॉजिटिव खबर जाइडस लाइफ साइंसेस के लिए आ रही है। रेलटेल में एक नज़र रखनी होगी क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से कंपनी को 90 करोड़ का जो है वो ऑर्डर मिला है MTC चेन्नई के लिए ERP सिस्टम डिज़ाइन, डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के लिए ये ऑर्डर वो मिलता हुआ दिखा है। आइशर मोटर्स 26 अप्रैल को कंपनी ने 2025 हंटर 360 मॉडल लॉन्च किया, जो शुरुआती कीमत है 1.5 लाख की तय की गई है। और अगर अंत में देखें तो फ्राइडे को हमने देखा था कि वोडाफोन आइडिया में एक बड़ी इक्विटी हुई थी, बायर जो का नाम जो सामने आया है, गोल्डमैन सैक्स फंड ने लगभग 0.5% की हिस्सेदारी वहाँ पे खरीदी है 7.65 पर शेयर के भाव में। वहीं अगर सेलर देखें तो नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क इंडिया है जिन्होंने करीबन 1% की हिस्सेदारी बेचते हुए दिखे। तो कई सारे स्टॉक्स